आज हम सब एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। गोरखपुर महानगर में युवा संवाद का कार्यक्रम, और मैं धन्यवाद दूंगा महानगर संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी को, इस नगर मंडल के अध्यक्ष प्रदीप सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने मालवीय नगर से इसका शुभारंभ किया है। हमने संगठनात्मक जिससे कार्यक्रम तो हम लगातार करते हैं, लेकिन युवाओं से शुरुआत की है। क्यों? डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ने कुछ इशारा आपकी ओर किया भी। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं भारत के भाग्य को बदल दूंगा। स्वामी विवेकानंद जी की ये बात भारत के ऊर्जावान युवाओं पर आज भी अक्षरशः सही बैठती है। यानी युवा ऊर्जा ये देश की ऊर्जा होती है। आप सबके सामने उदाहरण है। जब भगवान राम ने इस भारत को राक्षस विहीन करने का संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन का संकल्प लिया था, तब भगवान राम भी युवा थे। जब श्री कृष्ण ने संकल्प लिया था परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तब श्री कृष्ण भी युवा ही थे। महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह को भेदने वाला जो युवा था, वीर अभिमन्यु, वह मात्र 16 वर्ष का था। देश की आजादी को बनाए रखने के लिए जिन जिन वीर योद्धाओं ने अपना योगदान दिया है, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ये सभी युवा थे। याद करिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 पुत्रों को औरंगजेब के सेना और उसके सेनापति के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था। क्या उम्र थी उन 4 पुत्रों की? एक की उम्र 5 वर्ष, एक की 7 वर्ष, एक की 11 वर्ष, एक की 13 वर्ष। लेकिन 2 बड़े पुत्र युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जो 2 छोटे थे, उनसे कहा गया कि इस्लाम स्वीकार करो। उन्होंने कहा नहीं करेंगे। उनसे कहा गया अगर स्वीकार करोगे तो तुम्हें जागीर देंगे। उन्होंने कहा जागीर नहीं चाहिए, हमें हमारा सनातन चाहिए, सनातन धर्म, इसकी ध्वजा झुकने नहीं देंगे। अत्याचार होने लग गया, उन्हें जिंदा चिन्हे, दीवालों पे चिन्हे चिना जाने लग गया। पीछे नहीं हटे, पीछे नहीं हटे। याद करिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को
क्या उम्र थी? मात्र 26 वर्ष। 26 वर्ष की उम्र में उन्होंने झांसी की आजादी के लिए, भारत की स्वाधीनता के लिए अंग्रेजों से प्रथम स्वतंत्र समर में, उस युद्ध में नेतृत्व दिया, अंग्रेजों को परास्त किया। मात्र उम्र थी 26 वर्ष। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब उद्घोष किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा ही थे। वीर सावरकर को जब 2 आजन्म कारावास की सजा हुई थी, तब वीर सावरकर की उम्र मात्र 28 वर्ष थी। भारत के अंदर ये युवा शक्ति हमेशा से ये युवा शक्ति सत्य के साथ, सनातन के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहा है। और दुनिया में भारत में उत्तर प्रदेश इस देश से सौभाग्यशाली है कि हमारे पास जो भारत की सबसे युवा ऊर्जा उत्तर प्रदेश के पास है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहते हैं कि यहां पे 56 से 60% आबादी ऐसी है जो युवा है, कार्यशील है। ये युवा ऊर्जा अगर सकारात्मक कार्यों के साथ जुड़ जाए तो उत्तर प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दे। 17 के पहले हम भी यही सोचते थे और उसके परिणाम कैसे आते हैं, मैं आज उसी पर आपका ध्यान आकर्षित भी करूंगा। यहां पे 20 वर्ष से कम के जितने भी युवा हैं जो फर्स्ट टाइमर वोटर होंगे, वे सभी इस बात को नहीं जानते होंगे कि 2017 के पहले, 2016 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होता था, क्योंकि तब उनका मन अबोध था। 25-20 वर्ष से ऊपर के 25-30 वर्ष के होंगे, उनको थोड़ा बहुत जानकारी होगी, लेकिन उससे नीचे की उम्र के लोगों को नहीं जानकारी होगी उत्तर प्रदेश के बारे में। लेकिन सच क्या था? 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में व्यापक दंगे होते थे, हर तीसरे दिन दंगा होता था। पर्व और त्योहार आने के पहले लोगों के मन में आशंका खड़ी हो जाती थी। गुंडागिर्दी चरम पर रहती थी। केवल गोरखपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में जाओ, माफिया की समानांतर सरकार चलती थी। क्या व्यापारी, क्या उद्यमी, क्या चिकित्सक, क्या शिक्षक, क्या गरीब, क्या साहूकार, ये सब गुंडा टैक्स देते थे। सबको गुंडा टैक्स देना होता था। गोरखपुर में और हर जनपद में अपहरण होते थे, फिरौती वसूली जाती थी। हर चौराहे पर टैक्सी स्टैंड के नाम पे वसूली होती थी। कुशीनगर और महाराजगंज का एक हिस्सा था जहां जंगल पार्टी हावी थी और वह किसी का भी अपहरण कर देती थी, फिरौती देकर के छुड़ाइए, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं। पूरे राज्य की स्थिति थी। बिजली बामुश्किल
3 से 4 घंटे आती थी। गांव में तो एक सप्ताह आती थी, एक सप्ताह नहीं आती थी, और वह भी 3-4 घंटे के लिए। मोबाइल फोन, मुझे याद है 17 के पहले जब हम गाँव में जाते थे, पूछते थे फलाना कार्यकर्ता अगर अचानक पहुंच गए तो पता लगता था कि वह कार्यकर्ता दूसरे गांव में गया है। भाई दूसरे गांव में क्यों? उन्होंने कहा हमारे गांव में बिजली की 1 सप्ताह की वो समाप्त हो गई है, अब दूसरे गांव में आ रहे तो मोबाइल चार्ज करने के लिए दूसरे गांव में गया हुआ है। ये स्थितियां होती थी। विकास कार्य ठप थे, सड़कें नहीं थी, बिजली गायब थी, सुरक्षा नदारद थी, माफिया की समानांतर सरकार थी, और इंसेफ्लाइटिस का कहर अलग से था। ये उत्तर प्रदेश की सही पहचान थी। नौजवानों के लिए नौकरी नहीं थी, रोजगार नहीं था, किसान आत्महत्या करता था, महिलाएं असुरक्षित थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो बेटियां पढ़ने के लिए या तो दूर के रिश्तेदार में जाती थी, या फिर हॉस्टल में, अगर मां बाप के पास क्षमता है तो हॉस्टल में भेजते थे, अन्यथा घर में बैठी रह जाती थी, उस बेटी पढ़ नहीं पाती थी। पर्व और त्योहार के पहले लोगों के मन में आशंका होने लगती थी कि पता नहीं कहां दंगा हो जाए और टारगेट करके हिंदुओं को अभियुक्त बना दिया जाएगा, जेल बंद कर दिया जाएगा। यही होता था। आज जो परिवर्तन आपको डबल इंजन सरकार का दिखाई दे रहा है, परिवर्तन किस रूप में होता है? दुनिया में अमेरिका और इजराइल का ईरान से युद्ध चल रहा है। यह मान्यता है कि दुनिया के अंदर सबसे अधिक ऊर्जा का भंडार अमेरिका के पास है। अमेरिका दुनिया की एक सुपर पावर भी कही जाती है, लेकिन युद्ध के पहले और युद्ध के बाद अमेरिका में डीजल और पेट्रोलियम पदार्थों के दाम 4 गुना बढ़े हैं, 4 गुना बढ़े हैं। पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बढ़ने का मतलब हर वस्तु का दाम बढ़ जाना। दुनिया के तमाम देशों में आशंका है। कुछ देशों ने अपने यहां लॉकडाउन लगाया है, कुछ देशों ने अपने यहां प्राइवेट व्हीकल के चलने को प्रतिबंधित कर दिया है, कुछ देशों ने अलग अलग उपाय उठाए हैं। भारत के अगल बगल जितने भी देश हैं उन सब में भी अस्त व्यस्त माहौल है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, इस सभी देशों में बहुत खराब स्थिति। अकेले भारत है, पेट्रोलियम पदार्थों का दाम नियंत्रण में। भारत के अंदर युद्ध का कोई प्रभाव नहीं। कहीं पे है तो प्रधानमंत्री जी ने और भारत की सरकार ने उसे अपने ऊपर लिया है। नहीं, हमारी जनता पे बोझ नहीं आएगा। अलग विषय है कि हमेशा अपनी नकारात्मक सोच के नाते जो विरोधी नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं अफवाह पैदा करके, लेकिन वह सफल नहीं होगा, क्योंकि जनता को मालूम है मोदी जी हैं, उनका नेतृत्व है, वे सफल नहीं हो सकते, विरोधी कभी सफल नहीं हो सकते। यहां पेट्रोलियम पदार्थ नियंत्रण में, महंगाई नियंत्रण में, सुरक्षा का बेहतर वातावरण, हम गोरखपुर में हो या लखनऊ में या वाराणसी में या मेरठ में या नोएडा में या गाजियाबाद में या मुरादाबाद या मेरठ या कानपुर, प्रयागराज, झांसी, कहीं भी हम हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। देश के अंदर किसी भी भाग में आप रैली करें, धरना प्रदर्शन करें, चुनावी सभा करें, कोई सम्मेलन करें, कहीं कोई समस्या नहीं। सारा कुछ अपने व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहा है। ये जो परिवर्तन है
ये जो चेंज है जिसमें जनता को राहत महसूस हो रही है, इसलिए क्योंकि जनता के प्रति संवेदनशील सरकार है, देश के प्रति समर्पित सरकार है, उसके लिए देश प्रथम है। और इसलिए इन सबका कोई प्रभाव भारत पर नहीं। इस दौरान एक लंबी यात्रा भारत ने तय की है, इंफ्रास्ट्रक्चर के, वेलफेयर स्कीम के, हर तबके के लिए योजनाएं शुरू की। आपने देखा होगा पिछले 11 वर्ष में किसान आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि किसान की आमदनी बढ़ी है। यूपी के अंदर युवा पलायन नहीं करता, क्योंकि युवा को अब नौकरी और रोजगार उसके आसपास के क्षेत्र में ही उपलब्ध होने लग गया है। और मैं अकेले गोरखपुर के उदाहरण आपको दे सकता हूं। 2017 के पहले गोरखपुर के गीडा में 2 यूनिट लगी थी, औद्योगिक यूनिट 2। आज गीडा में 300 से अधिक बड़े कारखाने लगे हैं, 15,000 से अधिक का निवेश हुआ है, 50,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार वहां प्राप्त हुआ है। फर्टिलाइजर चालू हो गया है, पिपराइच की चीनी मिल प्रारंभ हो गई है। ये आखिर कोई भी है, इसी पूर्वी उत्तर प्रदेश या गोरखपुर का ही कोई नौजवान वहां काम कर रहा है। एम्स आपके बगल में प्रारंभ हो गया। कोई सोचता था यहां एम्स बनेगा? आपके मालवीय नगर मंडल में ही है। कोई सोचता था यहां एम्स बनेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। समाजवादी पार्टी के समय में हम लोगों ने स्वीकृति कराई थी, और जब मैंने पीएमओ में बैठ करके इसकी स्वीकृति करवाने के लिए पत्र मांगा तो उन्होंने एक ऐसी विवादित भूमि को दिया जिसका मामला कोर्ट में था। वे चाहते थे बने ही ना। जब 17 में हमारी सरकार आई, हमने इस जमीन का प्रस्ताव भेजा। यहां पे गन्ना संस्थान का शोध केंद्र था, हमने इसका प्रस्ताव भेजा और यहां पर आज एम्स बना है। प्रतिदिन 5 से 6 हजार मरीजों का उपचार हो रहा है। वो मरीज कोई भी हो, बिहार का हो, नेपाल का हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश का हो, स्वास्थ्य की सुविधा मानव कल्याण के लिए होती है, और वह कार्य एम्स के द्वारा किया जा रहा है। ये व्यष्टि का नहीं, समिष्टि का कार्य है। एक व्यक्ति के लिए नहीं, जनता के लिए, सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ सबको आरोग्यता का लाभ मिले, इसके लिए काम कर रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज 17 के पहले स्वयं बीमार था तो उपचार क्या करता? और मैं तो बार बार कहता हूं कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पहिए नहीं थे, नहीं तो इसको भी समाजवादी पार्टी सिपाही लेकर के चली जाती, एकदम लेके चली गई होती। लेकिन आज 17 के पहले जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में गया होगा और आज जाएगा, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। तब बिजली आती नहीं थी, आज बिजली जाती नहीं है। आज ये परिवर्तन आपको देखने को मिलता होगा। ये जो 4 लेन की कनेक्टिविटी आप देख रहे हैं ना, ये गिरधरगंज और उसके आसपास के क्षेत्र में, ये महादेव झारखंडी और इसके आसपास के क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास और यहाँ के क्षेत्रों में बरसात में 3-3 फुट पानी लगता था, आवागमन बंद हो जाता था। ये पूरा क्षेत्र जलमग्न रहता था, सड़कें गड्ढे में बदली होती थी, बामुश्किल 2 लेन की सड़क नहीं थी। आज 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी आपके पास है। जिधर से भी आप आइए, आप वाराणसी से आइए, आप कुशीनगर से आइए, आप देवरिया से आइए, आप महाराजगंज की तरफ से आइए, आप कहीं से भी आएंगे, लखनऊ से आएंगे, लखनऊ से वैकल्पिक मार्ग भी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से आपको प्राप्त हो गया है। मैं गोरखपुर से लखनऊ इससे पहले गया हूं यूपीए सरकार के समय में।
कई बार मैं जाता था। अगर मुझे आवश्यक रूप से दिल्ली जाना होता था, गोरखपुर से वायु सेवा नहीं थी। यहाँ से लखनऊ 8 घंटे लगते थे जाने में। आज 3 घंटे में हम लखनऊ, 3.5 घंटे में लखनऊ पहुँच सकते हैं। आज गोरखपुर से 14 फ्लाइट हैं, तब फ्लाइट आ गई तो चलती थी, नहीं तो आती नहीं थी। ये स्थितियां थी। गांव हो या शहर, अव्यवस्था थी, गुंडागर्दी चरम पर थी। माफिया के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था, मुझे अकेले लड़ना पड़ता था। मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता रहते थे, जो कार्यकर्ता सड़कों पे आंदोलन कर पाते थे, अन्यथा यहाँ का व्यापारी तबाह होता था, उद्यमी तबाह होता था। हम लोग लड़ते थे, माफिया के खिलाफ भी, मच्छर के खिलाफ भी, बीमारियों के खिलाफ भी, विकास विरोधी सरकार के एजेंडे के खिलाफ भी, जनता की सुविधाओं के लिए भी लड़ा जाता था। आज किसी चीज के लिए मांगना नहीं होता है। ये रामगढ़ ताल आज आप जो देख रहे हैं, विकास का मॉडल बन रहा है। ये तब गंदगी का एक अड्डा था। आज आप चारों तरफ देख रहे होंगे, आज उसमें बेहतरीन रोड बन रही है, पर्यटन का एक बेहतरीन स्पॉट बन रहा है। गोड़गहवा नाला अपने आप में एक मॉडल बन रहा है, जल निकासी किस रूप में होनी है। विकास का ये मॉडल। अब स्वास्थ्य का केंद्र तो बना ही है, शिक्षा का भी एक आधुनिक केंद्र बन रहा है। 4 विश्वविद्यालय वर्तमान में कार्य हो रहे हैं। और अभी गोरखपुर में इसी 15 को भारत के सबसे बड़े उद्योगपति में से एक टाटा सन्स के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखरन भी यहाँ गोरखपुर में आ रहे हैं। गोरखपुर का पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी जिसमें आज की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी जिसके साथ जुड़ी हुई है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक का, ड्रोन का, स्पेस टेक्नोलॉजी का, 3D प्रिंटिंग का, इन सभी के ट्रेनिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को देने का एक लक्ष्य रखा हम लोगों ने। 1 करोड़ युवा को ट्रेनिंग के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये युवा जो भी ट्रेनिंग लेगा, उसके लिए मार्केट में जॉब की कमी नहीं, जॉब ही जॉब, नौकरी ही नौकरी। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में नौकरी निकलती है तो उसकी कोई बोली नहीं लगाता। 9 लाख युवाओं को हमने सरकारी नौकरी दी है। ये 9 लाख युवाओं को क्या सरकारी नौकरी सपा की सरकार में मिल पाती थी क्या? नहीं मिल पाती, नहीं मिल पाती, क्योंकि नियत साफ नहीं थी। पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता था। पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार की आगोश में था, नहीं संभव था। आज उन सबको ये नौकरी मिली है बिना किसी सिफारिश के और बिना किसी लांग लपेट के। योग्यता के आधार पर उन नौजवानों ने नौकरी पाई है। 9 लाख युवा, उत्तर प्रदेश का 9 लाख युवा यूपी के विकास में आज कैसे कार्य कर रहा है, उदाहरण देखना है। जब यह सरकार आई थी तब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था थी मात्र 13.25 लाख करोड़ की, और इन 9 वर्षों में हमने इसको पहुंचाया है 36 लाख करोड़ रुपए तक। लगभग 3 गुना पहुंचाने में सफल हुए हैं। प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की, प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की तब थी 43,000 और आज है 1,20,000 रुपये। ये चेंज है, ये परिवर्तन है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में 3 करोड़ से अधिक लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार मिला है और लगभग 65 लाख नौजवानों को सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण
जिसको आप कानून का राज कहते हैं, उस कानून के राज का परिणाम क्या है? निवेश हुआ है, और जो निवेश हुआ है उस निवेश के कारण नौजवानों को यहां नौकरी मिली है। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं है, अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन, ये आज उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है और भारत की ब्रांड बन रही है। ये नई पहचान है, और ये तब हो पा रहा है जब डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से चलती है। एक जैसी सरकारें जब होती हैं तो कोई मतभिन्नता नहीं होती। प्रस्ताव गया, प्रस्ताव के बारे में सही जानकारी दी, प्रस्ताव वहां से अप्रूव हुआ, लागू कर दिया। आपने देखा होगा अभी 28 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने देश की नहीं, एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। यूपी में बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्या 17 के पहले कोई कल्पना करता था कि यूपी में ये बनेगा? 17 के पहले कोई कल्पना करता था कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनेगी? बोनी कपूर कल आए थे मुझे मिलने के लिए, उन्होंने कहा 24 अप्रैल को आप थोड़ा समय दे देते तो हम इसका शिलान्यास करवाते फिल्म सिटी का। मैंने कहा मैं थोड़ा समय देख लूं, क्योंकि चुनाव में कार्यक्रम लगे हुए हैं। आप सोचो, यूपी में अगर फिल्म सिटी होती तो रवि किशन को मुंबई भटकना नहीं पड़ता। तो ये कलाकार थे, कलाकार को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन जब ये गए होंगे मुंबई तब इनको भी नहीं रहा होगा कि ये सब कलाकार बन पाएंगे, क्योंकि तब तो घर की मार से बचने के लिए घर से भाग गए। अब करना क्या है? काम धाम कुछ और आता नहीं तो चलो फिल्मों में ही काम करें, और उस बहाने गए और वहां पर जाकर के अपनी मेहनत से आज वे सफल हो गए। लेकिन कितने युवा सफल हो पाते? अनुमान करिए कितने रवि किशन सफल हो पाते? आज फिल्म सिटी यूपी में है, यूपी के नौजवान को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। फिल्म सिटी जैसे बनेगी, यूपी के नौजवान को यूपी के अंदर ही मंच मिलेगा, यहीं पे एक्टिंग के लिए मंच मिलेगा, यहीं पे वह काम करेगा और देश और दुनिया में भारत की भावनाओं को अपने रंगमंच के माध्यम से एक नई ऊंचाई देगा। कला रचनात्मकता का प्रतीक है, और उस रचनात्मकता को रंगमंच के माध्यम से कलाकार भावनाओं के साथ भर करके, उन शब्दों को भावनाओं के साथ भर करके जनता को अपनी ओर आकर्षित करता, सभी बातों को बहुत सलीके से उसके समझ में ला देता है। यह भी संवाद की कला है, गायन है, वादन है, नृत्य है, नाट्य है, ये सभी उसके अंग हैं। और उसी परंपरा को लेकर के आज वो यहां बन रहा है। अब फ्लैटेड फैक्ट्री भी बन रही है, टॉय पार्क बन रहे हैं। क्यों चीन के खिलौने यहां आएंगे? हम क्यों नहीं खिलौना बना सकते? क्यों दूसरे देश से बने हुए वस्त्र, बांग्लादेश का वस्त्र यूपी में क्यों? यूपी की महिलाएं रेडीमेड गारमेंट्स में आगे बढ़ेंगे, वही बनाएंगे, और वह कार्य आज धड़ल्ले से यूपी के अंदर चल रहा है, और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये चीजें तब आती हैं जब युवा जागरूक होता है और युवा के मन में भाव रहता है कि हां, हम भी इस फील्ड में काम कर सकते हैं। युवाओं के बारे में मैंने नौकरी के बारे में कहा, मैंने उनके लिए जो स्किल डेवलपमेंट के सेंटर हम लोगों ने खोले हैं, खोलने जा रहे हैं, इनके बारे में भी आपको बताया। 2 करोड़ युवाओं को जो स्नातक अंतिम वर्ष में और प्रास्नातक अंतिम वर्ष में, उन सभी युवाओं को टैबलेट के साथ जोड़ने की कार्रवाई,
अब तक 50 लाख नौजवानों को हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे चुके हैं और टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई हमारी निरंतर जारी है। 2 करोड़ युवाओं को हमें उपलब्ध करवानी है। यानी सरकार उन कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। युवाओं की जिम्मेदारी, आज के समय में युवा राष्ट्र का एक जागरूक नागरिक होता है। वह युवा जिसके मन में एक जज्बा होता है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, जो जज्बा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने इसी धरती से दिखाया था, शहीद बंधु सिंह ने इसी धरती से दिखाया था, प्रभु राम ने पूरे भारत में दिखाया था, श्री कृष्ण ने पूरे भारत को दिखाया था। महाभारत के युद्ध में वही युवा जो वीर अभिमन्यु के रूप में कौरवों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है, वही युवा जो भारत को कभी भारत की आजादी के लिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस बात का आह्वान बनकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनकर के आगे बढ़ता है, वो वही युवा है जो अपने लिए नहीं मातृभूमि के लिए, जो अपने लिए नहीं देश के लिए कार्य करता है। और वही देश के लिए कार्य करने के अभियान का हिस्सा है ये अभियान, युवा संवाद का कार्यक्रम। उन युवाओं के साथ संवाद का कार्यक्रम कि हर मोर्चे पर हमें सजग रहना है, विकास भी कराना है, विरासत का भी सम्मान करना है, लेकिन सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी हमारे जवान को मुस्तैद रहना है। दुश्मन घुसपैठ करेगा तो उसका काम तमाम भी करना है। ऐसे ही बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी यही बनती है, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। अच्छे कार्यों का प्रचार प्रसार होना है, अपने बूथ को सजग बनाना है, सतर्क रखना है, लेकिन सोशल मीडिया में एक नया वार प्रारंभ होने जा रहा है। याद रखना, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, आज वे हर दृश्य विफेल हो चुके हैं। अब वे सोशल मीडिया का सहारा लेंगे, आरोप प्रत्यारोप का, झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाएंगे, तमाम प्रकार के नए नैरेटिव सेट करने का प्रयास करेंगे, दुष्प्रचार का सहारा लेंगे, लेकिन उसका जवाब देने के लिए बूथ लेवल से जुड़े हुए आप सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी सोशल मीडिया में उसकी तैयारी। क्या होता था उस समय, इनके कालखंड में क्या होता था, क्या होता था उस समय, कैसे माफिया गरीब की संपत्ति पे कब्जा करते थे, कैसे माफिया बेधड़क अराजकता फैलाते थे, गुंडागर्दी फैलाते थे, कैसे गरीब का बच्चा तड़प तड़प करके दम तोड़ता था, कैसे बेटी असहाय होती थी, कैसे पर्व और त्योहारों के दौरान उत्साह की जगह एक मातम जैसा माहौल दिखाई देता था। वे सभी दृश्य निकालने पड़ेंगे, पेपर की कटिंग निकालनी पड़ेगी, उस समय के दृष्टांत निकालने पड़ेंगे और पूरी आक्रामकता के साथ, पूरी धार के साथ उसका जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। लेकिन दोनों मोर्चों पर कार्य करना है। ये युवा सेना का मैं आह्वान करूंगा, ये युवाओं का आह्वान करूंगा, आपको बूथ स्तर की सेना के रूप में, अपने वार्ड स्तर की सेना के रूप में, मंडल स्तर की सेना के रूप में इस दायित्व के लिए अपने आप को तैयार करना है, उस मोर्चेबंदी के लिए अपने आप को तैयार करना है। और अगर कोई वार करता है तो उसका प्रतिवाद होना है, वार का प्रतिवाद होना है, और वह तैयारी आपके पास जब होगी तभी आप उसके लिए कर पाएंगे। और साथ साथ अपनी पॉजिटिव चीज़ों को भी आगे बढ़ाना है, शब्दों की मर्यादा रहे। अच्छे कंटेंट बना करके हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया किया है, हर पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ नया हुआ है, और उसको अगर हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो डबल इंजन की ताकत का एहसास आज भारत कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है, उस डबल इंजन सरकार के
इस अभियान को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर पाएंगे। आज इस युवा संवाद के कार्यक्रम में मुझे यही कहने के लिए आज आपके बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी युवाओं से यही आह्वान करूंगा, अभी से आपकी तैयारी हो। यहाँ के मंडल अध्यक्ष, मंडल की पूरी टीम, सभी पार्षद, पूर्व पार्षद, वार्ड की टीम, बूथ स्तर के कार्यकर्ता और अन्य सभी युवाओं का मेरा आह्वान होगा, पहले टीम मजबूत करिए। टीम को मजबूत करने के बाद फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारी तैयारी किस रूप में आगे बढ़नी है। दोनों प्रकार के अच्छे कार्य, आपके मोहल्ले की सड़क बनी होगी, आपके वार्ड, आपके मंडल में, आपके वार्ड में एम्स बना होगा, आपके वार्ड में, आपके मंडल में एयरपोर्ट में नई नई फ्लाइट चल रही होंगी, आपके वार्ड में नई सड़क बन रही होगी, फ्लाईओवर बन रहा होगा, कुछ नया कार्य हो रहा होगा। ये सभी कुछ तो आपको बूथ स्तर से ही ऊपर उठाना पड़ेगा, आप ही को बताना पड़ेगा। अगर रवि किशन जी सुबह 6 बजे से लग जाते हैं तो आपको 5 बजे से लगना पड़ेगा, लगना पड़ेगा ना, क्योंकि जब आप 5 बजे से लगेंगे तब वो 6 बजे आपके वार्ड में पहुंचेंगे। और अगर आप ही 8 बजे करेंगे तब तो कहेंगे भाई अब मैं जाने का समय हो रहा है। इसलिए आपको 5 बजे से सबसे पहला ट्वीट, अच्छा सा शानदार ट्वीट अपने स्तर पर पहले सुबह सुबह आप करिए, फिर एक एक करके इसको आगे बढ़ाइए। फिर कोई वार करता है तो उसमें उसका जवाब भी देना है और उसी भाव के साथ आगे बढ़ करके हमें आगे की तैयारी के साथ अपने आप को कमर कस करके आगे बढ़ना है। विकास की प्रक्रिया विरासत के साथ, आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ इसी रूप में आगे बढ़ेगी। इस विश्वास के साथ मैं महानगर के संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी को, मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह जी को और इस नगर मंडल से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, सभी वार्ड के पदाधिकारियों को, सभी पार्षदों को, सभी बूथ अध्यक्षों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सूक्ष्म नोटिस पर, क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी की स्थापना का दिवस भी है और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी कल प्रस्तावित है। उस कार्यक्रम में भी आपकी उपस्थिति होगी, महानगर के कार्यकर्ता उसमें आएंगे। उस कार्यक्रम के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा, तो उस कार्यक्रम के लिए कल हम लोग उस कार्यक्रम में भागीदार बनेंगे। लेकिन अभी से उस कार्यक्रम के बारे में कल क्या क्या चीज़ें होनी है, महानगर की टीम और जिले की टीम उसके बारे में कल बताएगी। लेकिन हम अभी से उसकी तैयारी करेंगे इस विश्वास के साथ। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहूँगा, यहाँ पे मालवीय नगर मंडल से लोग आए हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है और अधिनियम पास होने के बाद यहाँ पे एक भी इस कार्यक्रम में महिला नहीं है, बालिकाएं नहीं है। आगे से कार्यक्रमों में प्रयास होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं किसी भी पक्ष में, अगर केवल महिलाओं का सम्मेलन होगा तो तब महिलाएं रहेंगे, पुरुषों का सम्मेलन अकेले नहीं होता है, उसमें उनकी उपस्थिति भी दिखनी चाहिए। और या तो उनको उस रूप में आगे से अलग कार्यक्रम बनना है तो अलग कार्यक्रम बने, जो भी बनना है। लेकिन अच्छा प्रयास है, मैं इसके लिए इस नगर मंडल को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।